नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर भोपाल से। एनएच पर आज से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब टोल पर कैश लेना बंद हो जाएगा। फास्टैग नहीं होने पर आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा। प्रदेश में एनएचएआई के 48 टोल प्लाजा हैं। एनएच पर आज रात 12 बजे से कैश लेना बंद कर दिया जाएगा और डायरेक्ट फास्टैग के जरिए फास्टैग के जरिए आपकी गाड़ी टोल से पास हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग अब नहीं हुआ तो फिर आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये नई व्यवस्था अब आज से लागू होने जा रही है। लंबी लंबी गाड़ी की लाइनों से इस नई व्यवस्था की वजह से निजात मिल सकती है। आप अभी भी देखते होंगे, जब आप अभी जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एकमात्र ऐसा काउंटर अभी टोल प्लाजा पर बना हुआ रहता है जहां पर आपको कैश देना होता है। बाकी सभी दूर फास्टैग की व्यवस्था है और उसी वजह से वहां पर गाड़ियों की लाइन लगी नजर नहीं आती। लेकिन जहां पर आपको कैश पेमेंट करना है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिखाई देती होगी। तो यही वजह है, आपको अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचना है तो फिर फास्टैग का इस्तेमाल करना आपको चाहिए। और अब तो अनिवार्य कर दिया गया है, तो नेशनल हाईवे पर फास्टैग अब अनिवार्य कर दिया गया है। और यही वजह है कि अब आपको आज रात 12 बजे से बिना फास्टैग के गाड़ी अगर आपको वहां से टोल प्लाजा से निकालनी है तो फिर आपको डबल दोगुना टैक्स देना पड़ेगा। तो कई बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं, नए नए बदलाव अब नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि लंबे समय से फास्टैग की व्यवस्था है, क्या लोग अब इससे जागरूक हो चुके हैं, लोगों ने अपना लिया है, या फिर आज जब एक नया कड़ा नियम लागू किया जा रहा है उसके बाद अब थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों को होगी जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए? दीपेश, बिल्कुल इसको लेकर भी टोल प्लाजा पर व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लोगों को हिदायत दी जा रही, उन्हें बताया जा रहा है। हालांकि पहले से मध्य प्रदेश के साथ देश भर में फास्टैग की व्यवस्था लागू थी। हालांकि उसकी अनिवार्यता आज रात 12 बजे से कर दी, यानी यदि फास्टैग आपकी गाड़ी में नहीं लगा होगा तो पहले उसको लगाने के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। वहीं आप टोल प्लाजा के पास ही फास्टैग को लगा सकते हैं यदि आपके पास फास्टैग नहीं है, और उसी के बाद आप टोल प्लाजा से होकर गुजरेंगे। हालांकि ऐसी व्यवस्था भी की गई, यदि आपके गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो दुगना जो है वो टैक्स वसूलने का काम वहां पर किया जाएगा। जो टोल प्लाजा का जो शुल्क है उससे डबल देना पड़ेगा। हालांकि उस व्यवस्था को अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि अनिवार्यता जो की गई है उसको लेकर लोगों को अभी जो जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि ये व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही, उसे अनिवार्यता तौर पे आज से लागू कर दिया गया। और रात 12 बजे के बाद जो टोल टैक्स है, जो भी गाड़ियां गुजरेंगी उनमें फास्टैग होना जरूरी है। कुल मिलाके जो कैशलेस का जो प्रावधान किया गया था परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसी को अब देश भर में मध्य प्रदेश में भी लागू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल। लेकिन मनोज, क्या इसके साथ साथ अब ये व्यवस्था भी होती हुई नजर आएगी कि अब चाहे कितना ही बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, वीआईपी क्यों ना हो, उसकी गाड़ी में भी अब फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा? पहले लोग अपना आईडी कार्ड दिखा करके निकल जाया करते थे, अब उस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं नदारद दिखाई देगी। दीपेश, बिल्कुल। यदि नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर जो अलग अलग लेन बनाई गई है, वहां पर पहले जो व्यवस्था थी उसमें फास्टैग 1 या 2 जो लेन है उसमें होता था। लेकिन अब जो तमाम 7 से 8 जो लाइनें उनकी होती है वहां पर पूरी लाइनों में फास्टैग रखा गया। हालांकि एक लाइन ऐसी खुली रखी गई है टोल प्लाजा पे जहां पर जिन्हें रियायत दी जाती है, चाहे वो सांसद हो या फिर जो क्राइटेरिया में जो आते हैं टोल प्लाजा के, उनके लिए एक लेन अलग रखी गई है ताकि वो सीधे वहां से अपना कार्ड दिखाकर निकल सके। लेकिन बाकी की जो लाइन है उन पर अनिवार्य जो है वो कर दिया गया है फास्टैग, और वहां पर जो गाड़ियां गुजरेंगी उन पर फास्टैग लगा होना अनिवार्य है। हालांकि
टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर फास्ट ट्रैक के यदि हम कहें तो सेंटर भी बनाए गए हैं। लोगों को वहां पर बैठाया गया है ताकि किसी गाड़ी में यदि जो फास्ट ट्रैक नहीं लगा है वो वहां पर आसानी से लगवा सकता है। तो आज अनिवार्यता जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल अनिवार्यता कहीं ना कहीं अब देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार आपको जानकारी दी भी रखे हैं कि अगर अभी भी आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो लगवा लीजिए, और अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रखे हैं तो फिर पहला ही जो टोल आपके पास होगा वहां पर आपको ये व्यवस्था मिल जाएगी, वहां पर आप इसे लगवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। त्रासदी में शिवपुरी के 4 लोग लापता हुए थे। एक युवक का शव बरामद हुआ है और लापता 3 लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो परिवार वालों के संपर्क में जिला प्रशासन के मेटल कंपनी में ये काम कर रहे थे 4 लोग, और उसी दौरान जब ये उत्तराखंड में त्रासदी हुई और इस त्रासदी में कई लोगों की लापता होने की खबर निकलकर सामने आई तो उसमें शिवपुरी के भी ये 4 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति का शव यहां पर मिला है और बाकी जो 3 लोग हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। तो ये उस वक्त की तस्वीर जब इस तस्वीर ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे, जब ग्लेशियर का टुकड़ा टूटकर और नदी में गिरा तो फिर उसके बाद एकाएक जलस्तर बढ़ता चला गया। ये जलस्तर इस कदर बढ़ा कि वहां पर जो एक परियोजना का काम चल रहा था, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा था, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। आसपास के इलाके डूब में आने लगे और साथ ही साथ स्थिति ये निर्मित हो गई थी कि कई लोग इसमें लापता हो गए, कई की जान चली गई। तो उनमें 4 शिवपुरी के भी लोग थे जो वहां पर कंपनी में काम करने के लिए गए हुए थे, और अचानक फिर जब ये प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा वहां पर आई तो उसमें इन 4 लोगों के लापता होने की खबर है। अब उनमें एक शख्स का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है और बाकी जो 3 लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या ताजा जानकारी, बाकी जो 3 लोग अभी लापता बताए जा रखे हैं, क्या उनके बारे में भी कोई जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? कब तक उनकी कोई स्थिति स्पष्ट होगी? हाँ दीपेश, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर का हादसा हुआ था उसके बाद में यहाँ शिवपुरी जिले के नरवड़ क्षेत्र के 4 मजदूर जो वहाँ काम करने के लिए गए हुए थे वो लापता थे। कंपनी की सूचना पर इन 4 के परिवार वाले वहाँ गए थे, लेकिन कई दिन देखते रहे। जब उनको कोई भी वहां से जानकारी नहीं मिली तो वो वापस लौट आए थे। लेकिन कल देर शाम अचानक कंपनी की ओर से सूचना आई कि जो सोनू लोधी नाम का जो शिवपुरी जिले के नरवर का रहने वाला मजदूर था उसका शव बरामद हुआ है, और कंपनी ने फिर से उनके परिवार वालों को वहां बुलाया। तो कल देर रात ही वो लोग यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी जो कंपनी की ओर से जो सूचना है सिर्फ सोनू लोधी का ही शव मिला है। 3 लोग अभी भी लापता है। 3 लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो कंपनी ने इनके परिवार वालों को बताया उसके अनुसार वहां पर मलबा हटाए जाने का काम जारी है। तो उनका अनुमान है कि जल्दी उनके बारे में भी कोई सूचना मिलेगी। क्या जो परिजन हैं, बाकी जो 3 शख्स हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी लगातार कंपनी और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है? हाँ बिल्कुल दीपेश, मैं आपको बता दूं कि जो चूंकि अभी जो सोनू लोधी के परिवार वाले तो सबको लेने के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन 3 अन्य उनकी भी अभी आशा बनी हुई है। वो भी शिवपुरी के जिला प्रशासन और उत्तराखंड में जो जिस कंपनी होम कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये काम करते थे उस कंपनी से लगातार संपर्क में है, और वो अभी भी उनको आस है कि उनके परिवार के सदस्य जल्दी उन्हें वापस मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां आज से स्कूल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अब लगने वाली हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी पढ़ाई अब शुरू होगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आज से स्कूल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं और कॉलेज जो हैं वो अब शुरू होने जा रहे हैं। चूंकि कोरोना का जो काल चला, लगभग 10 से 11 महीने ये स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहे और ऑनलाइन क्लासेस लगी, घर पर बैठकर पढ़ाई बच्चों ने की, और अब उनकी स्कूलों की शुरुआत होने जा रही है। तब फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन उन्हें करना अनिवार्य रहेगा। क्योंकि वैक्सीन जरूर आ गई है, लगना भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है।
दूर नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। और यही वजह है कि स्कूल कॉलेज की शुरुआत तो हुई है, लेकिन जो नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे एक साथ बच्चों को बुलाने पर विचार किया गया, तो फिर उसके लिए ये तय किया गया कि अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा, कम बच्चों को बुलाया जाएगा। साथ के साथ बैठने की व्यवस्था इस तरह की होगी कि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो और डिस्टेंस मेंटेन रखे। अवकाश अगर देना हो, चाहे वो जो रिसेस होती है, अलग अलग छोटी छोटी जो रिसेस होती है बच्चों के लिए, उसमें भी कई तरह के रूल्स अब और रेगुलेशंस स्कूल की तरफ से लगाए गए हैं ताकि डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो सके। छतरपुर जिले के एक गांव में 3 दिन के भीतर हुई लगातार 4 मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। घटना हरपालपुर थाना इलाके के परीथा गांव की बताई जा रही है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बताया ये जाता है कि परीथा गांव में 3 दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी आंखों में धुंध, शरीर में पसीना आना और घबराहट की शिकायत हुई। परिजन कुछ समझ पाते तब तक 2 लोगों की जान चली गई। इसके बाद रविवार को 3 लोगों को फिर तकलीफ हुई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गांव में लगातार हुई मौत के बाद कलेक्टर, एसपी और डीआईजी ने गांव का दौरा किया और अब पूरी जो स्थितियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। रायसेन के उदरपुरा से विधायक देवेंद्र पटेल के बेटे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। बताया यह जा रहा है कि धमकी भरा पत्र टेबल पर रखा हुआ मिला है। पत्र में 1 करोड़ रुपए नहीं देने पर विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। वहीं विधायक ने इस पत्र के सामने आने के बाद सरकार पर निशाना साधा है। विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा है कि प्रदेश में जब विधायक और पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं हैं, तो लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। दतिया के बागपुरा ग्राम पंचायत में इन दिनों कर्फ्यू जैसे हालात हैं। गांव में पुलिस की तैनाती है। ऐसा किसी डकैत या बदमाशों के डर से नहीं, बल्कि सरपंच पति की गुंडागर्दी से बचने के लिए ग्रामीण घरों में दुबके हुए हैं। सरपंच पति के गुंडे जब जाके किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं। इतना कि नहीं, गांव में लगे हुए ट्रांसफार्मर को भी उतार लिया गया है। ग्रामीण अंधेरे में रहने को विवश हैं, जिसको देखते हुए ग्रामीणों को सरपंच पति की गुंडागर्दी से बचाने के लिए एसपी ने गांव में पुलिस तैनात कर दी है। बहुत परेशान है हम सरपंच से। उसने गुंडा ढूंढा है माला ने। गुंडा आते ही सरसों में दुख जाते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम कल भगे आए, मैं भैंसा 2 दिन से भूखन मार रही भेजा, सब बच्चों को लेकर भगे आए कि मोड़ी में पकड़ ले जाए तुम्हारी। हम भगे आए अपने घरे आए, सो घरे बैठ गए। घरे आए सो घरे आदमी फिर रहे भेजा, इतने गांव में गली में घूम जाते, हमारे द्वार पे खड़ा हुए। और उसमें आईपीसी की धाराओं के साथ साथ हरदन एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया गया है। आप लोग अभी ग्राम से ही भ्रमण करके आए तो आपने देखा होगा पुलिस व्यवस्था हम लोगों ने लगाई है और रात्रि पेट्रोलिंग भी मेरे द्वारा 2 दिन से करवाई जा रही है और अभी भी पुलिस व्यवस्था वहां लगी हुई है। श्योपुर के गांवड़ी गांव के सरपंच के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बताया ये जा रहा है कि गुम हुई मवेशी की तलाश करने सरपंच का बेटा सतीश जाटव अपने 9 साथियों के साथ जंगल गया था। इस दौरान जंगल में हथियारबंद बदमाश आए हुए और उन्होंने सतीश को पकड़ लिया और बाकियों को छोड़ दिया। साथ ही सतीश को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की मांग की। अपहरण की खबर फैलते ही परिवार वाले दहशत में आ गए, लेकिन परिजनों ने बदमाशों के डर की वजह से पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। सरपंच के घर पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन उन्होंने घटना से ही इनकार कर दिया। वहीं पुलिस अपने स्तर से सतीश की तलाश कर रही है। हम 9 आदमी थे, हमको ले गए थे बंदूक से लगा के, गले से लगा के हमने ताप जड़े थे। वहाँ पे लेके उनमें से ले गए थे सरपंच कौन सा है, फिर उसको उठा के ले गए थे।
क्या आप उन लोग नहीं, हमें नहीं जानते। कितने लोगों पर बंदूक थी? लोगों पर बंदूक थी, दोनों पर लाठी थी। टोटल 4 लोग थे। और आपसे कुछ मांगा था या कुछ कहा था क्या उन्होंने? रुपए की कह रहे 20 लाख रुपए दे दो तुम छोड़ो। इसकी तस्दीक करने हेतु हमने पुलिस टीम भेजी थी, लेकिन अभी उनके घर वालों ने ऐसा बताया पुलिस टीम को कि ऐसे प्रकार की कोई घटना नहीं है, वो किसी कार्य हेतु कहीं बाहर गया हुआ है और उस पर देवता वेवता का कोई साया है, इस प्रकार की बात भी उन्होंने मानी है और एक आवेदन टाइप का भी दिया है अभी। लेकिन फिर भी हम अपने स्तर पर पुलिस टीम लगी हुई है कि इस बात की तह तक जांच करने के लिए कि क्या मामला है। खबर सिवनी से, जहां पर पलारी चौकी प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले फरियादी को धमका रखे हैं। साथ ही फरियादी के साथ गाली गलौज की जा रही है। दरअसल जमीन विवाद में पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हेलो बाप जी, क्या हुआ? क्या हुआ जी? पानी तुम यार बड़े अजीब आदमी हो। कल मैंने बोला आवेदन दे के जाओ तो तुम पता नहीं कहाँ आने लग गए उधर जाके। आवेदन दे रहा है ना जी। अभी दे रहे तुम? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि फालतू बैठे रहे? अब जाना था, सिवनी जाना था, तो तुम्हारे चक्कर में बैठा हुआ मैं। आप भी दे रहा ना जी। अब तू आप भी पहले सीएम हेल्पलाइन बंद करवा, नहीं तो आ रहा हूँ मैं तेरे को उठा के लेके आके आज बता रहा हूँ तेरे को। जी तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे हम लोग। दे रहा है ना जी। मेरी घटना ऐसी घटी कि मेरी खेती में 4-5 लोग जीवीसी चलाने लगे, कब्जा करने लगे, तो मैंने हट को तो मैं दबान लगे साहब जीवीसी में, तो मैं भागो जान छोड़ के 4-5 लोग दबान लगे। तो फिर इतने में आओ चौकी में, तो चौकी में रिपोर्ट लिख लो साहब, बाबूजी का हो। मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखे साहब, तो मैंने 181 में फोन लगा दिया। 181 में फोन लगा दिया, हेल्पलाइन में शिकायत करता, तो जो बहुत धमकी दे रहा साहब, एसआई साहब जेल भेजवा दूंगा और डंडा चला दूंगा, ऐसा कर रहा है, बहुत धमकी दे रहा है। इधर आके है थे। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज आज चाय पर चर्चा करने वाले हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग से चर्चा होगी। सुबह 10:50 पर सीएम हाउस में यह चर्चा होने वाली है। दोपहर 2 बजे रविंद्र भवन जाएंगे। आरिफ बेग जयंती समारोह कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। दोपहर 3:30 पर बजट तैयारियों की समीक्षा सीएम करने वाले हैं। तो ये सीएम का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले चाय पर चर्चा आज वे करने वाले हैं। 10:50 पर मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ वे चाय पर चर्चा करेंगे और उनके विभागीय कामकाज की जानकारी लेंगे, समीक्षा की जाएगी। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। नक्सली बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम। कांकेर के जंगलों में नक्सली बैठक ले रखे हैं। फरवरी महीने में कई बार नक्सलियों की बैठक हुई है। बैठक में ग्रामीणों की पहुंचने की खबर थी। एरिया कमेटी की राजे कांगे ने यह बैठक ली है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर बताई जा रही है कि फरवरी के महीने में कई बैठकें नक्सलियों की हो चुकी हैं और वे बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के 2 थाना क्षेत्रों में अचानक धारा 144 लागू कर दी गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के और यशोद धर्मन नगर थाना क्षेत्र में कलेक्टर मनोज पुष्प ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। मंदसौर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास भूमि पर आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था आदर्श शिक्षण समिति द्वारा 16 फरवरी बसंत पंचमी को भूमि पूजन करने की घोषणा के बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो मंदसौर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धारा 144 लागू की गई है और बताया जा रहा है कि ये 2 थाना क्षेत्र हैं जहां पर ये
धारा लगाई गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मंदसौर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास भूमि पर संघ से जुड़ी हुई संस्था आदर्श शिक्षण समिति द्वारा बसंत पंचमी पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है। सर्वे क्रमांक 409 की भूमि पर आरएसएस से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय शिक्षण समिति द्वारा भूमि पूजन बसंत पंचमी को किया जाना है। उसके पहले ही जिला दंडाधिकारी कलेक्टर मनोज पुष्प ने 2 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है वो सर्वे क्रमांक 409 की है, जहां पर लंबे समय से इस जगह का विवाद चला आ रहा था। लेकिन अब चूंकि संस्था ने तय किया है कि यहाँ पर बसंत पंचमी को भूमि पूजन किया जा रहा है, उसके पहले भी यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। धारा 144 2 थाना क्षेत्रों में लागू कर दी गई है। रात को पुलिस ने मार्च पास्ट निकाला और कहीं कहीं से एहतियात के तौर पर पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है कि कहीं अनहोनी कोई घटना न हो। पहले भी इस जगह को लेकर के विवाद हो चुका है। हमारे साथ तहसीलदार सोनी जी मौजूद है। सर, फोर्स काफ़ी लगा है, धारा 144 2 थाना क्षेत्रों में लगी है, क्या किस तरह का यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने वाला है? एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है और यहाँ एक शिक्षण संस्थान द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो भूमि स्वामी स्वत्व की ज़मीन है उस पर ही इनका निर्माण किया जा रहा है। तो एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपनी जंगल सफारी राइड की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में कंगना सिर पर टोपी लगाए और हाथ में दूरबीन पकड़े हुए राइड को एंजॉय करती नजर आ रही हैं। इस ट्वीट के साथ कंगना ने अपनी 3 तस्वीरें शेयर की हैं। इन तीनों ही तस्वीरों में अलग अलग मूड में वो नजर आ रही हैं। तस्वीरों में कंगना डेनिम जैकेट, साथ में जीन्स और बूट्स पहने हुए टोपी लगाकर ये राइड करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वो काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज़ हेडलाइन